अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है नैपी रैश या डायपर रैश। तो ये बहुत कॉमन मसला है। एट सम पॉइंट हर बच्चे को कभी ना कभी ये होता है। ये बच्चे के लिए भी बहुत तकलीफ़देह चीज़ है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जनरली जब क्लिनिक में इस तरह के पेरेंट्स आते हैं तो उनकी कंप्लेन होती है कि बच्चा चुप नहीं कर रहा, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है और वो चिड़चिड़ा हुआ हुआ है और खाना भी सही नहीं खा रहा। और अल्टीमेटली जब बच्चे के चेकअप में उसका नैपी खुलवा के देखते हैं तो बहुत ही एंग्री किस्म का रैश हुआ होता है। बहुत रेड और नज़र आ रहा होता है कि बच्चा उसकी वज़ह से बहुत परेशान हुआ हुआ है। तो देखने में इट कैन लुक बैड, लेकिन जनरली डायपर रैश जो होता है वो उसकी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक हो जाता है, ईज़ी टू ट्रीट है, हार्मलेस है, बस डिस्कम्फर्ट है उस वक़्त। तो डायपर रैश एक तरह का डर्माटाइटिस होता है और वो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हो सकता है। जनरली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसी एरिया में होती है जो नैपी वाला एरिया होता है, बटक्स के ऊपर हो सकती है, फ्रंट पे हो सकती है, फिर लेग्स को जब पार्ट करें तो उसके दरमियान वाला जो एरिया है वहाँ पे हो सकती है, इवन जो टांग की जो फोल्ड है जहाँ से डायपर जो होता है इसका क्रीज होता है वहाँ पे भी हो सकती है। तो जनरली उसकी अगर आपको वन लाइन में मैंने वजह बतानी हो तो वो यही है कि अगर लंबी देर स्किन के साथ पिशी या पॉटी बच्चे की लगी रहेगी तो फिर स्किन डेफिनेटली इरिटेट होगी। ठीक है। तो स्किन रैश ये वाला जो है जब ये बढ़ जाता है तो कभी कभी बटॉक्स के ऊपर और पेट के निचले हिस्से के ऊपर भी और थाइज के ऊपर वाले हिस्से पे भी फैल सकता है। डायपर रैश माइल्ड भी हो सकता है और बहुत सिवियर भी हो सकता है और इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं और ट्रीटमेंट कॉज के हिसाब से होती है। तो जनरली जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं वो मैं मेंशन कर दूँ। सबसे पहले तो वही बात है कि मॉइस्चर, वो स्किन गीली रहती है, ठीक है? लोगों को अक्सर लगता है कि पैम्पर जो है वो सारा मॉइस्चर, सारी नमी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। हाँ, करता है, लेकिन चाहे आप महँगा तरीन और सबसे अच्छा डायपर भी इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ मॉइस्चर बच्चे की स्किन पर डेफ़िनिटली लगा होता है। और जब लंबी देर बच्चे की स्किन इस मॉइस्चर से एक्सपोज़ रहती है, उसमें पसीना भी है, पेशाब भी है और ये जो स्किन है उसको विद टाइम वो ख़राब करता है। उसको जो नेचुरल उसकी प्रोटेक्शन है उसको वीक करता है, ठीक है? पैम्पर लगा के भूलना नहीं है। ये नहीं वेट करना कि पैम्पर जब बिल्कुल लीक होने वाला होगा तो तब पैम्पर चेंज करें। कोशिश करें कि बच्चे की स्किन ज़्यादा देर ना एक्सपोज़ रहे इस तरह की वेटनेस से। फिर जो बच्चे का पूप है या बच्चे की जो पॉटी है, उसके अंदर बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं फूड को और वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, इरिटेटिंग करती है उसको। और उसमें ये होता है कि जो पिशी और पॉटी होती है बच्चे की वो मिक्स होकर अमोनिया बनाती है और अमोनिया जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अक्सर डायरिया में भी देखा गया है कि स्किन रैश हो जाता है, डायपर रैश हो जाता है। फिर उसके अलावा फ्रिक्शन एक और वजह है। बहुत ज़्यादा स्किन के साथ रगड़ जो है डायपर की, उससे भी रैश हो जाता है, स्किन इरिटेट हो जाती है। तो कोशिश करें कि बहुत टाइट और फँसे-फँसे पैम्पर ना हो, ब बेशक आप 1 नंबर बड़ा पैम्पर ले लें, लेकिन एक थोड़ा-सा ना एक स्पेस होनी चाहिए पैम्पर की सरफेस और बच्चे की स्किन के साथ। फिर उसके अलावा कुछ इरिटेटिंग मटीरियल्स भी होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बच्चा किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा होता है, वो पैम्पर का मटीरियल भी हो सकता है, वो आप जो वाइप्स का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के वाइप्स यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है। मेबी आप कोई लोशन या क्रीम या कोई पाउडर इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जिससे बच्चे की स्किन इरिटेट हो रही है, तो एक ये वजह भी हो सकती है। फिर उसके अलावा बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब इसमें डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो अ कॉज़। फिर उसके अलावा अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अभी हमने रिसेंटली पैम्पर चेंज किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ये बच्चा जो है वो कैन बेबी वाला पैम्पर यूज़ कर रहा था और अब उसने मॉलफिक्स यूज़ कर लिया। जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए दे रही हूँ, या वाइस वर्सा, पहले मॉलफिक्स यूज़ कर रहा था, अब कैन बेबी यूज़ कर रहा है। तो समटाइम्स बच्चे को जो डायपर का मटीरियल है, क्योंकि कुछ ना कुछ माइनर फ़र्क होता है क्वालिटी में भी, मटीरियल में भी, तो बच्चे को समटाइम्स वो नया पैम्पर सूट नहीं कर रहा होता। और क्या पता बाकी और जो बच्चे हैं उनको वो पैम्पर सूट कर रहा हो, लेकिन आपका बच्चा पर्टिकुलरली सेंसिटिव है, उसको नहीं सूट कर रहा है ये वाला पैम्पर। तो समटाइम्स पैम्पर को चेंज करना या समटाइम्स बार-बार डिफरेंट पैम्पर्स को बदलते रहना, हर दफ़ा एक ब्रांड ना यूज़ करना, उससे भी लोगों का डायपर रैश ट्रिगर हो जाता है।
फिर समटाइम्स ये देखा गया है कि जब बच्चे को खाना-पीना शुरू कराते हैं, उसको न्यू फूड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उससे भी जो बच्चे का स्टूल होता है, उसकी कॉम्पोज़िशन चेंज हो जाती है और उससे भी देखा गया है कि बच्चों को अक्सर रैश हो जाते हैं। फिर कोई बच्चा किसी भी वजह से अगर एंटीबायोटिक ले रहा है या अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है और उसकी माँ एंटीबायोटिक ले रही है, तो ये देखा गया है कि जो यीस्ट इन्फेक्शन है वो उन बच्चों में हो जाती होती है। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी किल ऑफ कर देते हैं और उससे ये होता है कि डायरिया हो जाता है। और उससे आगे से फिर नेपी रैश ट्रिगर हो जाता है। बहुत रेयरली कभी-कभी कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जो एक्चुअली डायपर रैश नहीं होता, वो देखने में डायपर रैश लग रहा होता है, लेकिन इट कैन बी समथिंग एल्स लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस या इनहेरिटेड जिंक डेफिशिएंसी। सिम्पटम्स। सो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा कि डायपर रैश में जनरली अगर आप देखें तो डायपर एरिया में रेडनेस होती है, राइट? वो तो नज़र आ रही होती है। उसके अलावा समटाइम्स छोटे-छोटे बम्प्स हो सकते हैं, छोटे-छोटे पिंपल हो सकते हैं। फिर उसके अलावा स्किन जो है उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे उसके छिलके से उतर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। ड्राई सी एक लुक हो सकती है स्किन की। फिर अगर आप उसको हाथ लगाएँ उस स्किन को और पास वाली नॉर्मल स्किन को, तो वो एरिया जो है वो ज़्यादा गरम महसूस होता है टच को। उसके अलावा यहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है, समटाइम्स छाले भी बन सकते हैं। बच्चा पैम्पर चेंज कराते हुए बहुत ज़्यादा फसी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और एंग्री हो सकता है, वो तंग हो रहा होता है। और समटाइम्स अगर रैश बहुत सीवियर हो तो ब्लीडिंग के भी पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं, कुछ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ड्यूरेशन इसकी ये है कि अगेन कॉज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे को पैम्पर के मटीरियल से एलर्जी है, तो फिर आप जब तक उस मटीरियल को चेंज नहीं करेंगे, तो वो रैश रहेगा। या अगर कोई माइनर सी बात है, 3-4 दिन में खुद ही भी ठीक हो सकता है, समटाइम्स नहीं भी ठीक होता, वजह पे डिपेंड करता है। तो बेहतर ये है कि अगर 3 से 4 दिन हो गए हैं और बच्चे का नहीं ठीक हो रहा, वर्स होता जा रहा है, वैसे ही है, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो मुख्तसरन आपको बताऊँगी कि 3 तरह के डायपर रैश होते हैं। एक होता है इरिटेंट, दूसरा होता है फंगल इन्फेक्शन और तीसरा होता है बैक्टीरियल डायपर रैश। ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, एक जनरल सा रूल है, एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि जनरली ये देखा गया है कि अगर जो स्किन के फोल्ड्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हुए हुए हैं, तो शायद ये फंगल है। अगर फोल्ड्स इन्वॉल्व नहीं हुए हुए, तो प्रोबेबली इरिटेटिंग है, या फिर अगर उसमें पस वाले दाने हैं, तो मे बी इट इज़ बैक्टीरियल। तो इरिटेंट डायपर रैश के बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊँगी कि ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायपर रैश है। ये पिशी और पॉटी के साथ भी हो सकता है। उसके अलावा कभी-कभी जो आप वहाँ पे कोई ऐसा डायपर का मटीरियल या कोई लोशन या इवन अगर कुछ लोग क्लॉथ डायपर यूज़ करते हैं, कपड़े के नैपी यूज़ करते हैं, तो वो जो डिटर्जेंट होता है जिससे वो डायपर धुलता है, उसके मटीरियल से भी बच्चे को एलर्जी हो सकती है। फिर उसके अलावा कुछ ये जो वाइब्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस, खुशबू, परफ्यूम टाइप चीज़ डाली होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इन चीज़ों में, तो वो भी समटाइम्स बच्चे की स्किन को बॉदर करते हैं। कभी-कभी जो डायपर का जो इलास्टिक वाला हिस्सा है, वो बच्चे को इरिटेट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा-सा आपको आइडिया करना पड़ेगा कि बच्चा किस चीज़ से एलर्जिक है। फिर उसके अलावा आपको नज़र आएगा कि जो पैच है जहाँ पे वो इरिटेंट ज़्यादा टच कर रहा है, वो जगह ज़्यादा मुतासिर हुई होगी। और उसके अलावा ये कि डायरिया में या बच्चा जब उसके दाँत निकल रहे होते हैं, टीथिंग हो रही होती है, तब भी देखा गया है कि इरिटेंट डायपर रैश ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो बच्चा ज़्यादा देर वेट रहता है, किसी भी वजह से, अगर आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह पे, वो भी समटाइम्स उसको इरिटेट कर सकता है। फिर आगे आ जाते हैं फंगल यीस्ट इन्फेक्शन के ऊपर। अच्छा, ये वाला रैश भी काफ़ी कॉमन है। जनरली जो फंगस होता है, ये कैंडिडा एक टाइप ऑफ फंगस है और ये नॉर्मली जो बच्चों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या ह्यूमन्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर ये नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है? समटाइम्स जो फंगस है, कोई भी फंगस हो, उसके बारे में एक मेन असूल याद रखें कि फंगस को अपनी ग्रोथ के लिए एक वार्म या ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और वहाँ पे हल्का-सा गीलापन चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत जल्दी फंगस ग्रो करता है। इसीलिए देखा गया है कि गर्मियों में लोगों को ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, क्योंकि उनको पसीना ज़्यादा आया होता है। तो इसी तरह यही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है कि कैंडिडा नॉर्मली तो होता है स्टूल में, लेकिन जब पैम्पर भी गीला हो और वहाँ पे गर्मी सी भी होती है, तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होके एक रैश बना देते हैं, ठीक है? तो ये माइल्ड भी हो सकता है और काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। समटाइम्स ये होता है कि शुरू में वो फंगल इन्फेक्शन होती है, लेकिन उसके ऊपर फिर आगे से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है? तो मल्टीपल इन्फेक्शंस एक वक़्त पे भी हो सकती हैं।
तो जनरली जो यीस्ट इन्फेक्शन होती है उसमें आपको छोटे-छोटे पिंक कलर के बम्प नज़र आ रहे होते हैं, स्किन थोड़ी-सी शाइनी होती है और ब्राइट रेड भी हो सकती है और उसके शार्प पिंक पैची किस्म के एजेस होते हैं। जैसे वो फ्लावर के एज नहीं होते ज़िगज़ैग टाइप के कर्ली से, समटाइम्स उसकी ना एजेस इस तरह की होती हैं। फिर अगर ये बहुत बुरा है तो इसके अंदर क्रैकिंग, ब्लीडिंग और एक वो ooज़िंग सी हो रही होती है। और ये जो फ़ोल्ड्स हैं ग्रॉइन के वहाँ पे भी ज़्यादा नुमायाँ होता है। तो इन दिस केस जनरली देखा ये गया है कि जिन बच्चों को ये वाली इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उनका थोड़ा-सा चेकअप कराना चाहिए। समटाइम्स उनके माउथ के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हुई होती है। फिर आ जाता है बैक्टीरियल रैश, ये इन तीनों में से सबसे अनकॉमन है। बैक्टीरियल रैश में ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई होती है और ये डॉक्टर ही आइडेंटिफाई करता है और डॉक्टर ही इसको ट्रीट करता है, ठीक है? तो बैक्टीरियल रैश जो है उसको कराने वाले ऑर्गेनिज़्म बहुत सारे हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप है और स्टैफ है। स्ट्रेप स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टैफ स्टेफिलोकोकस। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल रैश होता है उसमें ये देखा गया है कि जनरली जो एनस होता है उसके अराउंड ब्राइट रेड स्किन हुई होती है। और जो स्टैफ इन्फेक्शन होती है उसमें पस वाले पिंपल होते हैं, वीपिंग स्किन होती है, खड़ेपड़ से बने होते हैं, क्रस्टिंग हुई होती है, ब्लिस्टर छाले बन बन सकते हैं वहाँ पे और वहाँ पे कभी-कभी फोड़ा भी बना होता है। तो इन दिस केस ये बहुत सीरियस चीज़ है क्योंकि अगर इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फैल के ज़्यादा स्किन को इन्वॉल्व कर सकती है और सेल्यूलाइटिस करा सकती है व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी हॉरिबल थिंग टू हैव। इसलिए इसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएँ। फिर इसका घर में क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? एज़ अ जनरल रूल किसी भी तरह का रैश हो, मेक श्योर कि जो बच्चे का डायपर एरिया है वो क्लीन है और ड्राई है, ठीक है? तो डायपर एरिया को आप पानी के साथ धोएँ तो बेस्ट है, कोशिश करें वाइप्स को अवॉइड करें। और स्किन को रगड़ने के बजाय जेंटली उसको वॉश करें क्योंकि बच्चे की स्किन ऑलरेडी भी जो है वो सेंसिटिव हुई हुई है। फिर इसको ड्राई करें और कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने से पहले मेक श्योर कि वो जगह अच्छी तरह खुश्क हो गई है। फिर जनरली भी वैसे भी अगर रैश नहीं है तो बैरियर क्रीम लगाना एक अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है। तो उसमें ये है कि ज़िंक ऑक्साइड होता है व्हिच इज़ रियली गुड फॉर द स्किन। तो इट यूजेस basically diaper rash cream के अंदर it uses zinc oxide to soothe the skin and also create a protective barrier जिससे ये होता है कि बाहर का मॉइस्चर और अंदर की स्किन में कांटेक्ट ज़रा मिनिमाइज हो जाता है। फिर कोशिश करें कि बच्चे का पैम्पर जो है वो बहुत टाइट ना हो, लूज़ फिटेड हो और उसको आप बाँधें भी थोड़ा-सा लूज़ और अगर बिल्कुल साथ-साथ हर चीज़ लगी हुई है तो कोशिश करें 1 नंबर बड़ा पैम्पर ले लें। इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं ना कि अगर बच्चे का पैम्पर ज़्यादा टाइट है तो आप देखेंगे कि जिधर-जिधर वो उसके फ़ोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे टेप लग रही है और जो टाँगों के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे लाल रंग के बच्चे के निशान बने होते हैं। दिस इज़ एन इंडिकेटर कि ये पैम्पर टाइट है, ठीक है? तो खुले पैम्पर से ये होता है कि रगड़ भी कम होती है और हवा का कॉन्टैक्ट लगता है स्किन के साथ तो वो ड्राई भी रहती है और हीलिंग भी बेहतर होती है। फिर आई नो ये माँओं को बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बिलीव मी आपके बच्चे को बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ेगा अगर आप थोड़ी देर के लिए उसका पैम्पर उतार दिया करें। कोशिश करें कि मतलब 8 से 12 घंटे अगर उसको आप पैम्पर फ्री रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। कम से कम जो शुरू के 2-3 दिन है ना जब डायपर बहुत वो है सॉरी रैश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ हुआ है, तो कोशिश करें कि बच्चे को पैम्पर फ्री रख लें। और अगर आपका बच्चा चलने-फिरने वाला नहीं है, फिर तो ये आसान काम है, बच्चे को लिटा दें किसी टॉवल के ऊपर या कोई मैट्रेस प्रोटेक्टर रख के, तो आप उसको बेड बेड के ऊपर लिटा दें और उसको ऐसे ही रेस्ट करने दें काफ़ी देर। फिर उसके अलावा ये है कि प्लीज़ वैसे भी चाहे रैश है कि नहीं है, बच्चे का पैम्पर फ्रीक्वेंटली चेंज कर लें। अगर उसने स्टूल पास किया है तो उसी वक़्त पैम्पर चेंज करें और अगर उसने पिशी भी की है तो बहुत ज़्यादा टाइम ना गुज़रने दें। हर 3 से 4 घंटे के बाद एक नज़र मार लिया करें पैम्पर के ऊपर कि क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं क्योंकि मॉइस्चर इज़ वेरी बैड। फिर अगेन प्रेफ़र मैं यही करूँगी कि आप पानी से बच्चे को धोएँ, वाइप्स ठीक है, कभी बाहर गए हैं और नहीं सूटेबल तो आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं और वाइप्स में भी आप कोशिश करें कि अल्कोहल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, हाइपो एलर्जेनिक जो है वाइप्स इस्तेमाल करें अच्छे ब्रांड के। फिर मैं घरेलू टोटकों के खिलाफ ही हूँ वैसे जनरली लेकिन एक टोटका है जो कि आज़मूदा है एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि कम से कम जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, हर तरह का रैश नहीं, फंगल रैश के लिए ख़ास तौर पे जो सरसों का तेल है वो बहुत अच्छा है। इसकी टेक्नीक ये है कि आप थोड़ा-सा सरसों का तेल लें, लेट्स से 3-4 टेबलस्पून लें और उसके अंदर आप कोई आधा चम्मच जो है पानी डाल लें और उसको विगरसली शेक करें, ठीक है?
और फिर इस शेक हुए हुए सरसों के तेल को उस एरिया पे अप्लाई करें 1-2 दिन और कोशिश करें कि वो सारी रात लगा रहे उसके ऊपर। तो बिलीव मी आपको बहुत ही ड्रामेटिक फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूँगी ये हर तरह के रैश के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, फंगल इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर कुछ थोड़ा-सा अपने बच्चे को आप स्टडी करें और एक्सपेरिमेंट करें देख के कि डायपर का मटीरियल तो नहीं इसको तंग कर रहा, कोई क्रीम या कोई पाउडर या कोई वाइप्स का टाइप उसको तंग तो नहीं कर रहा। तो अगर उसको किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी है तो उसको स्विच करें। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जनरली रैश एक आम सी चीज़ है, छोटे-मोटे रैश के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केयर करेंगे तो कुछ दिनों में बच्चे की बॉडी उसको खुद ही हील करती है। हाउएवर अगर आपको देखने में लगता है कि ये रैश वर्स होता जा रहा है, सीवियर है, उसके साथ सिम्पटम्स ऐसे परेशान-कुन हैं जिस तरह की ब्लीडिंग हो रही है या छाले बन गए हैं या पस पड़ गई है, तो डेफिनिटली डोंट थिंक अबाउट इट, फौरन डॉक्टर के पास जाएँ। या अगर आप देख रहे हैं कि रैश उस जगह से और फैलता चला जा रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ गेट इट चेक्ड आउट। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर हिस्ट्री लेगा बच्चे की, उसका चेकअप करेगा, सवाल-जवाब करेगा उस बच्चे के मुतालिक और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रैश द डॉक्टर विल गिव यू क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स, समटाइम्स ओरल एंटीबायोटिक्स टू अगर दे आर नीडेड। लेकिन जनरली ज़िंक ऑक्साइड की बैरियर क्रीम दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दिया जा सकता है। स्टेरॉइड्स की अगर ज़रूरत है, अगर बहुत एंग्री और रेड किस्म का रैश है, तो उसमें वो भी दे सकते हैं। टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर बैक्टीरियल रैश है। लेकिन ये आप इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते कि बच्चे को कौन-सी क्रीम या ऑइंटमेंट की ज़रूरत है, ये डॉक्टर देख के बताएगा। अगर बच्चे को बहुत दर्द है या साथ बुखार भी है, तो डॉक्टर माइट गिव यू पेन किलर या फ़ीवर के लिए कोई मेडिसिन दे सकते हैं। उसके अलावा आपको शायद काउंसल करें कि प्रॉपर डायपर चेंजिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, डायपर का मटीरियल कौन-सा होना चाहिए और जनरली आपको रीअश्योरेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये कुछ कॉमन क्रीम्स हैं जो कि मेरे तजुर्बे में बड़ी अच्छी रहती हैं, तो ये इनकी मैंने एक लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की है। पाकिस्तान के मुतल्लिक बात कर रही हूँ, तो इसमें ये है कि जनरल रूल ये है कि कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने से पहले मेक श्योर कि उस वो जगह साफ़ हो और ड्राई हो और फिर आप क्रीम अप्लाई करें। तो मैं जो कॉमनली क्रीम्स बताती हूँ उसमें हाइड्रोज़ोल क्रीम है, ये स्टीरॉयड है और एंटी फंगल है। सूडो क्रीम बड़ी अच्छी बैरियर क्रीम है, इसमें ज़िंक ऑक्साइड होता है। फ्लोगोसिड एक एंटी फंगल है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कंपोनेंट है। मदर केयर की नेपी रैश क्रीम बहुत अच्छी है। रैशनल भी ज़िंक ऑक्साइड बैरियर क्रीम है। पीट्स क्रीम ज़िंक ऑक्साइड क्रीम है। गो रैश क्रीम ये भी बैरियर क्रीम है। एक्वा 4 भी इसी तरह है। फिर पामर्स बॉटम बटर में ज़िंक ऑक्साइड और कुछ विटामिन्स हैं। फिर कैनिस्टिन ये फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। इसमें क्लोट्रिमाज़ोल होती है। इसी तरह जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फ्यूसिडिन दी जा सकती है, उसमें एंटीबायोटिक होती है और फ्यूसिडिक एसिड होता है इसमें। और फ्यूसिडिन एच जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड क्रीम्स। ये इनकी पिक्चर्स हैं। तो प्रिवेंशन के लिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके बच्चे को रैश ना हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं समराइज़ करने लगी हूँ कि बच्चे के पैम्पर ज़्यादा देर ना लगे रहने दिया करें, बच्चे का पैम्पर गंदा हो तो उसे फ़ौरन चेंज किया करें और मेक श्योर किया करें कि बच्चे की स्किन क्लीन है और ड्राई है, ठीक है? उसके अलावा बहुत खुशबूदार और जो है ना ये फ्रेग्रेंस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको अवॉइड करें। हाइपो एलर्जेनिक डायपर्स और वाइप्स इस्तेमाल करें और हाइपो एलर्जेनिक डिटर्जेंट्स यूज़ करें अगर आप क्लॉथ डायपर्स यूज़ कर रहे हैं। कोशिश करें पानी इज़ द बेस्ट थिंग, बच्चे को आप वॉश करा लिया करें और ये पाउडर वगैरह भी मत लगाया करें। इसके अलावा ये कि बच्चे को कुछ कुछ देर खुला भी छोड़ा करें, डायपर फ्री टाइम भी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि उनकी स्किन को एक चांस मिलता है टू ब्रीथ। हर वक़्त बंद रहना पैम्पर के अंदर स्किन के लिए भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा-सा जो भी मॉइस्चर होता है बिल्डअप हुआ हुआ वो रिलीज़ हो जाता है और हवा की और स्किन का एक कॉन्टैक्ट बनता है। फिर बैरियर क्रीम कोशिश करें अपनी एक प्रैक्टिस रखें। हर पैम्पर के बाद बैरियर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि उसकी लेयर फेड हो रही है तो फिर आप और लगा लें। दिन में कम से कम 2 दफ़ा लगा लिया करें। उस बैरियर क्रीम की बस ये है कि उसमें ज़िंक ऑक्साइड होनी चाहिए। कोई ख़ास ब्रांड नहीं है, आप मार्केट में जाके पता करें, कोई भी अच्छी क्रीम जिसमें ज़िंक ऑक्साइड है आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें बच्चे को रोज़ नहलाया करें या हर अल्टरनेट डे पे कम से कम नहलाया करें ताकि ये जो जो भी वहाँ पे जरासीम इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएँ और स्किन क्लीन हो। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपका चांस कम हो जाता है बच्चे का रैश होने का।
आउटलुक ये है कि वैसे तो टेंशन नहीं लेनी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चा बहुत तकलीफ में होता है, इसलिए आपकी थोड़ी सी एहतियात और केयर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस से बचा सकती है। तो मेक श्योर कि ये सारी बातें जो मैंने समझाई हैं इन पे आप अमल करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को देख के ही आप ये मत समझिए कि आप खुद से इसको डायग्नोज कर सकते हैं और आप खुद से कोई दवाई दे सकते हैं। दैट इज़ नॉट द पर्पस। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप समटाइम्स किसी रैश को कोई और समझ के, फॉर एग्जांपल आप उस पे स्टीरॉयड क्रीम लगा देते हैं और वो रैश समटाइम्स बिगड़ भी सकता है अगर वो डायपर डर्मेटाइटिस है। तो डॉक्टरों की ट्रेनिंग होती है, उनका एक तजुर्बा होता है, वो रैश को देख के आइडिया कर सकते हैं कि ये कौन सा रैश है और उसको कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। इसलिए डॉक्टर के ऊपर ही ट्रस्ट करें, खुद से मेडिसिन ना दें। समटाइम्स आपके बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं भी सूटेबल होती। फिर उसके अलावा घरेलू टोटके प्लीज़ मत यूज़ करें, किसी से सुनी हुई बात शुरू ना हो जाए उसको यूज़ करना, दिस कैन बी डेंजरस फॉर योर चाइल्ड। ठीक है? हाँ, सरसों का तेल और पानी वाला टोटका मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि वो काम करता है, दैट इज़ फाइन, लेकिन उसके अलावा ये बेकिंग सोडा और ये जो है ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल और दुनिया जहान के डिफरेंट किस्म के टोटके हैं जो मुझे पता भी नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन कोशिश करें कि उनको मत यूज़ करें। बेहतर यही है कि आप सेफ रहें। तो अगेन आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।